हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो होगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 5 मार्च का। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ अपने डाउट्स जो हैं वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो मोटापा को कैसे कम करना है, क्योंकि मोटापे से अगर मोटापा है किसी की बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, उसी के रिगार्डिंग वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। और ये हर साल 4 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैला सकें कि ओबेसिटी को कैसे कम करना है, ताकि हम इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकें और एलिमिनेट करने के लिए एनकरेज कर सकें। ठीक है, ये डे जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है स्पेशली किसके द्वारा? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन जो ओबेसिटी फेडरेशन बॉडी है ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है। ऑफिशियल रिलेशन अगर देखें इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। थीम इसकी है 2022 की एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है, यानी कि हर एक को इसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की बॉडी में ओबेसिटी देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको ज़रूरत है उस पर वर्क करने की, स्पेशली रनिंग करें, प्रॉपर फूड जो है हेल्दी फूड खाएं ताकि ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा ना बढ़ सके आपकी बॉडी में। ठीक है, अगर ओबेसिटी बढ़ रही है तो बैड हैबिट्स आपको देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ठीक है, तो बैड हैबिट्स यानी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। स्वीट्स खा ली, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह खा लिए, जंक फूड खा लिया, ठीक है, अनहेल्दी ड्रिंक्स ले ली, और रेस्ट एट रूम यानी कि खाई जा रहे हैं और बैठे हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कि खा के थोड़ा वॉक कर ले कुछ भी। ठीक है, तो ऐसी जो बैड हैबिट्स है देखने को मिलती है जिसका कारण बनता है मोटापे का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब इसको फाउंड किया गया, ठीक है, तो आज के टाइम में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो बात की जा रही है यहाँ पे कॉनक सन टेम्पल के बारे में। कॉनक सन टेम्पल जो है हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कॉनक सन टेम्पल के जो कमेटी है, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे फर्स्ट मॉडल टाउन बनाया जाएगा कॉनक में। ठीक है, उड़ीसा में जो सिचुएटेड है ये। तो यहाँ पे ग्रिड जो डिपेंडेंसी है, ग्रिड पावर की डिपेंडेंसी है, उसको शिफ्ट किया जाएगा ग्रीन एनर्जी में। ठीक है, तो पहला मॉडल टाउन बनने जा रहा है उड़ीसा का, जिसका नाम है कोणार्क। ठीक है, तो कोणार्क सन टेम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा भी पॉलिसी जो है यहाँ पे इशू की गई है, गाइडलाइन जारी की गई हैं इसके रिगार्डिंग की ग्रिड पावर को ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्रीन एनर्जी से। मई 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च की गई थी एक स्कीम, सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन ओडिशा। इस गाइडलाइन के अंडर जो जो चीज़ें यहाँ पे टारगेट सेट किए गए हैं कि जनरेट करना है 750 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। सोर्स रहेगा सन, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो एंड वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी जैसे मैंने गोवर्धन आपको स्कीम बताई थी। ठीक है, गोवर्धन जो प्लांट सेटअप किया जा रहा है वेस्ट टू एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाएगी बाय 2022 के एंड तक, यानी कि साल के एंड तक। ठीक है, स्टेट जो है उनका ऑल्सो टारगेट है कि जनरेट करना 2200 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी और इसको आने वाले टाइम में यूटिलाइज करना। ठीक है, सन टेम्पल में और कॉनक टाउन जो है वहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज़ करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर सन टेम्पल है। कॉनक जो ट्रांजिशन किया जा रहा है कॉनक का रिन्यूएबल एनर्जी, और ये पार्ट है एम्बिशियस प्लान है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के आज के टाइम में मिनिस्टर कौन है? तो ये है RK सिंह। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है 1992 में इसको सेटअप किया गया था। ओके, उसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंट स्टेप जो लिए जा रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि शिफ्ट की जा रही है ग्रिड टू सोलर एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे ग्रिड जो पावर ग्रिड्स हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया जा रहा है अभी सोलर पैनल से क्या किया जा रहा है, इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि फाइनेंशियल बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर सोलर एनर्जी को हम लोग सेटअप करते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। डेवलपमेंटल वर्क काफ़ी ज़्यादा होगा स्पेशली टेम्पल में। उड़ीसा आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है क्योंकि सेटिंग करने के लिए स्पेशली ह्यूज सोलर पावर प्लांट्स को, क्योंकि लैंड की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा उड़ीसा की इसके अलावा आपको उड़ीसा की जो बाउंड्री है, कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलता है। 480 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इसकी, ठीक है, जहाँ पे रेगुलर साइक्लोन्स आते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा 10 साइक्लोन्स ऑल्सो हिट कर चुके हैं पास्ट में। एग्जाम्पल जैसे सुपर साइक्लोन, क्लियर, जैसे फाइलन हो गया, ठीक है, हुदहुद साइक्लोन हो गया, तितली, अम्फन एंड फैनी साइक्लोन। ये 22 ईयर्स में, जो पास्ट 22 ईयर्स गुजर चुके हैं, उनमें ये साइक्लोन्स देखने को मिले, ठीक है। अब साइक्लोन की यहाँ पे जो बात आ रही है उसके बारे में हम देख लेते हैं। साइक्लोन्स के जो नाम है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा दिए जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुदहुद, हमने साइक्लोन का नाम पढ़ा, ठीक है, तो ये ओमान कंट्री के द्वारा दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ओमान कंट्री के द्वारा दिया गया। उसके बाद बुलबुल, तितली साइक्लोन, ये पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया, ठीक है। अम्फन साइक्लोन थाईलैंड के द्वारा दिया गया। फाइनी साइक्लोन, ठीक है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया ये नाम, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा ये नाम जो है ये दिए जाते हैं, ठीक है। अगर साइक्लोन्स की हम बात करते हैं, सुपर साइक्लोनिक जो साइक्लोन्स अभी हमने पढ़े, तो ये होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 120 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 221 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में होते हैं, सुपर साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो जो रहती है 166 टू 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है, ठीक है, जो विंड्स रहती हैं। वेरी सीवियर साइक्लोनिक जो स्टॉर्म्स हैं, 118 टू 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवाएं चलती हैं। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें तो 89 से लेके 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे विंड्स जो हैं वो चलती है। साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें 63 टू 88 किलोमीटर पर आवर। डीप डिप्रेशन 51 टू 62 किलोमीटर पर आवर। डिप्रेशन 31 टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने तितली, हुदहुद, एम्फन साइक्लोन के बारे में जब हमने पढ़ा तो वो सुपर साइक्लोनिक कैटेगरी में उसको रखा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। साइक्लोन्स की अगर बात करें तो इसके अलावा साइक्लोन्स को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे जापान एंड चाइना वाले रीजन इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। हमारी कंट्री यानी कि जो जापान वाले रीजन में और चाइना वाले रीजन में, कुछ जो चाइना वाला पार्ट है उसमें टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एशिया वाला जो रीजन है, स्पेशली साउथ एशिया वाला जो रीजन है, इसमें कुछ पार्ट चाइना का भी आ जाता है, कुछ हमारी कंट्री का है, ठीक है, हमारी कंट्री का तो पूरा ही एरिया, तो वहाँ पे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाला जो रीजन है वहाँ पे इसको हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो ये लोकल नेम्स हैं साइक्लोन्स के, जो अलग अलग वर्ल्ड के एरिया में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कोनक सन टेम्पल के बारे में। कोनक सन टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोनक सन टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? उड़ीसा के ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। स्पेशली जो पुरी वाला रीजन है, ठीक है, सेक्रेड सिटी जो है पुरी, वहाँ पे सिचुएटेड है। उसके अलावा इसको बिल्ड कब किया गया? 13th सेंचुरी में किया गया, बाय किंग नरसिम्हा देवा के द्वारा किया गया, ठीक है। अप्रोक्स 1238 टू 1264 के बीच बीच में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो रिफाइनमेंट, कंसेप्शन, रिप्रेजेंट एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी अगर देखें ईस्टर्न गंगा एम्पायर की, यहाँ पे देखने को मिलती थी। एज वेल एज वैल्यू सिस्टम जो था, हिस्टोरिक वैल्यू, ठीक है। ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी जो है इसको रुधि गंगाज एंड प्राच्य गंगाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा। उसके अलावा इंडियन जो रॉयल डायनेसिटी है वो काफ़ी लार्ज यहाँ पे देखने को मिली, स्पेशली मेडिवल एरिया में, ठीक है। मेडिवल एरा जो था, ठीक है, तो एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न आपको देखने को मिलता है। जो हिस्ट्री भी डिवाइड है स्पेशली पढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसे डिवाइड नहीं है बट इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसलिए ये डिवाइड किया गया है, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो ये जो लार्ज इंडियन रॉयल डायनेसिटी थी मेडिवल एरा में, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली कलिंगा फ्रॉम एज अर्ली एज द 5th सेंचुरी टू द अर्ली 15th सेंचुरी, ठीक है। बिगनिंग जो थी ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी की, वो इंद्र वर्मा के द्वारा डिफीट किया गया विष्णु कुदिन किंग को, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये टेम्पल जो है इसकी शेप कोलोसल चैरेट जैसे इसकी शेप देखने को मिलती है, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि कोणार्क जो टेम्पल है ये वाइडली आर्किटेक्चर गार्डन इसमें देखने को मिलता है कि आर्किटेक्चर का काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क किया गया है, ठीक है। और स्कल्पचर वर्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यूनेस्को के द्वारा ऑल्सो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको मेंशन किया गया, 1984 में इसको लिस्ट में शामिल किया गया। 12 व्हील्स यहाँ पे देखने को मिलती है, 2 रोज 12 व्हील्स की, जो ईच साइड है कोनक सन टेम्पल के। और ये व्हील जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 आवर्स जो डे के रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अदर जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेलर्स जो हैं, यानी कि जो सेलर्स रहते थे, ठीक है, जो पहले ज़माने में जो सेलर्स रहते थे उनके द्वारा इस टेम्पल को ब्लैक पकोड़ा का नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये जहाज़ों को किनारे में खींचना और जहाज़ों के विनाश का कारण था, इसलिए इसको सेलर्स के द्वारा ब्लैक पकोड़ा पकोड़ा जो है वो बोला गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो कोणार्क जो है इसकी हिस्ट्री जो है कल्ट ऑफ सूर्य एंड जो ओरिजिनेट हुआ कश्मीर ड्यूरिंग 8th सेंचुरी में, फाइनली इसका शॉर्ट जो है वो यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिला। अदर इम्पोर्टेंट जो मोनूमेंट्स हैं उड़ीसा में वो है जगन्नाथ टेम्पल, तारा तारिणी टेम्पल, उदयगिरी खंडागिरी केव्स, लिंगराज टेम्पल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उड़ीसा की पर्टिकुलर बात करें तो आपको यहाँ पे उड़ीसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेन कोणार्क जो है ईस्टर्न साइड में उड़ीसा के सिचुएटेड है कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की स्टेट बाउंड्रीज इसको टच करती है, तेलंगाना की नहीं करती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में, यानी कि आईटीयू के बारे में। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, ताकि हमारी कंट्री में स्पेशली न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जा सके एरिया ऑफिसर एंड इनोवेशन सेंटर, किसका, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, स्पेशली न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो मेन पर्पस भी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी जो हम लोग डेवलप करने वाले हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करेगा स्पेशली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 3 टेक्नोलॉजीज जो है 5G की, ठीक है, जिसको 5G बोला गया है। तो लोकली ये डिज़ाइन किया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा, और साथ ही साथ डिज़ाइन किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। होस्ट कंट्री एग्रीमेंट जो है ये लीगल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है और इस्टेब्लिश करेगा ये एरिया ऑफिसर, स्पेशली न्यू दिल्ली में। एरिया ऑफिसर है इनोवेशन सेंटर जो है आईटीयू का, न्यू दिल्ली में यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका एंड इंडिया में इसको एरिया ऑफिस को सेटअप किया जाएगा। एरिया ऑफिस जो रहेंगे ये इनोवेशन सेंटर होंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा वर्क देखने को मिलेगा टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, स्पेशली साउथ एशिया में। हमारी कंट्री जो है एशिया कॉन्टिनेंट में स्पेशली जो साउथ एशिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेटअप करने की बात की जा रही है। अब पढ़ते हैं आईटीयू के बारे में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। ये एक यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए, ठीक है। और इसको 1865 में फाउंड किया गया, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एलोकेट्स की अगर बात करें स्पेशली ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स की, तो ये डेवलप करती है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आईटीयू जो है ये करंटली इसमें 193 कंट्रीज इसकी पार्ट हैं, और 900 प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ भी यहाँ पे मिलके वर्क करती हैं, और इसी के साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात कर ले कि इंडिया के द्वारा ऑल्सो इंडिया जो है इलेक्टेड थी एज अ मेंबर आईटीयू की, स्पेशली 4 ईयर टर्म्स के लिए, 4 साल के लिए, 2019 से 2022 तक इंडिया के द्वारा यहाँ पे रेगुलर मेंबर यानी कि एज अ रेगुलर मेंबर बने रहे 1952 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन अगर देखें, यानी कि आईटीयू के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये आईटीयू के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसमें 2020 की जो रैंक रही हमारी कंट्री की वो 10th रही, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये रैंक याद रखिएगा, ठीक है। इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है ये, तो ये हो रहा है न्यूजीलैंड में, ठीक है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022
4 मार्च से स्टार्ट हो चुका है न्यूजीलैंड में, और ये 12th एडिशन है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जो न्यूजीलैंड में हो रहा है। ठीक है, तो मार्च 4 से अप्रैल 3 2022 तक ये मैच जो है ये चलेगा। ओपनिंग मैच की अगर बात करें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का, ठीक है, तो बे ओवर इन मॉन्ट मोंगैन्यू बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड के बिटवीन यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, एंड वेस्ट इंडीज वुमेन के द्वारा बीट किया गया न्यूजीलैंड को बाय 3 रन्स। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया की जो मैच रहेगा इंडिया का, हमारी कंट्री का, तो ये अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा 6 मार्च में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड के लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास आपको देखने को मिलता है, तो ये पैसिफिक ओशियन, न्यूजीलैंड है ये। ठीक है, न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है। वेलिंगटन इसकी क्या है, कैपिटल है, और ये तास्मान सी है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि तास्मान सी कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन आता है, तो वो है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिफिक सी एंड कुक स्ट्रेट आप याद रख सकते हैं इसको, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में देखें तो ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, तास्मान सी है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जेट एयरवेज के बारे में। जेट एयरवेज अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि संजीव कपूर को एज अ न्यू सीईओ जेट एयरवेज का अपॉइंट किया गया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। संजीव कपूर ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे ओबरॉय होटल्स के। ठीक है, इनके द्वारा वर्क किया गया एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्पाइस जेट में भी। ठीक है, जेलन कैलरॉक कंसोर्टियम न्यू प्रमोटर ऑफ जेट एयरवेज। जेट एयरवेज की बात करें तो पहले इसके सीईओ विनय दुबे थे, अब संजीव कपूर रहेंगे। तो फाउंडर इसके नरेश गोयल, एंड फाउंड इसको किया गया 1 अप्रैल 1992 मुंबई में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी यूक्रेन में जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली मेडिकल की स्टडीज़ के लिए यूक्रेन में थे, तो वहाँ से स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा जो है, यूक्रेन में फंसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस अपनी कंट्री में लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनदर ऑपरेशंस भी आप लोगों को याद रखने हैं। ऑपरेशन गंगा जो है 2022 में, यानी कि यूक्रेन से रिलेटेड ये ऑपरेशन रहा। बैक ऑल दी इंडियन नेशनल्स, ठीक है, हु करंटली स्टैंडर्ड इन यूक्रेन। नेक्स्ट है वंदे भारत ऑपरेशन चलाया गया 2020 में। कोविड-19 पैंडमिक जब हिट हुआ वर्ल्ड में, तो सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया वंदे भारत मिशन, स्पेशली इंडियन सिटीजन्स को वापस अपनी कंट्री में लाने के लिए फॉरेन कंट्री से। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 का नेवल ऑपरेशन रहा ये, स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक में इंडियन सिटीजन्स को बाय ओवरसीज, ठीक है, स्पेशली जो सी रूट से वापस लाने की यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया नेवी के द्वारा। अवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रुसेल्स 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ था बेल्जियम में, जहाँ से ब्रुसेल्स जो है वहाँ पे इंडियंस को वापस लाया गया। ठीक है, ऑपरेशन राहत 2015 में, अंडर ऑपरेशन राहत के अंडर इंडिया अवैक्यूएट नियरली 5600 पीपल फ्रॉम यमन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यमन से रिलेटेड था। ऑपरेशन मैत्री 2015, ऑपरेशन मैत्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, तब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेशन जो है चलाया गया, स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ लीबिया में। ऑपरेशन सुकून 2006, इसराइल एंड लेबनान, इसराइल और लेबनान का जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला 2006 में, तब इंडिया के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया वहाँ से इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वहाँ से वापस लाने के लिए, और इसको फेमसली बैरूट सी लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट हुआ, 1990 का इराकी सोल्जर्स आर्म विद 700 टैंक मार्च इनटू कुवैत। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, बाकी के ऑपरेशंस भी याद रखिएगा क्योंकि आपको मैचअप्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था 5 मार्च का जो करंट अफेयर का सेशन है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।